चलिए आइए बच्चे, अब बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक करने जा रहे हैं। माय फेवरेट टॉपिक है ये हम यहाँ पोर्टफोलियो में भी करा सकते हैं, चाहे तो हम इसको मर्जर्स में भी करा सकते हैं, चाहे तो हम इसको वैल्यूएशन में भी करा सकते हैं, चाहे तो इसको कैपिटल बजटिंग में भी करा सकते हैं। बहुत जगह पे ये टॉपिक किया जा सकता है। ठीक है, सो हम लोग इसको यहीं पे, क्योंकि बीटा की बहुत सारी बातें यहाँ हो रही होती हैं, सो हम यहीं पे कवर करते हैं। अगर आप स्टडी मटेरियल देखेंगे तो शायद उसमें पोर्टफोलियो में कवर नहीं किया होगा, किसी और जगह कवर किया होगा। बहुत बढ़िया टॉपिक है। हेडिंग बनाइए, कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा एसेट एंड बीटा इक्विटी। कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा एसेट एंड बीटा इक्विटी। चलिए जी, जब मैं पढ़ता था एसएफएम, मुझे ये टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ आया था, मेरे ऊपर से निकल गया था। बच्चे, फॉर्मूले रट लेना एक अलग चीज़ होती है, पर मैं हमेशा जानने में उत्सुक होता था कि ये पढ़ाया क्या जा रहा है। हमने आज तक जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, आपको लॉजिक्स के साथ पढ़ाए हैं कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग। तो सोचो, बिना लॉजिक के फॉर्मूला कैसे याद भी करना हो मान लो, तो बिना लॉजिक के फॉर्मूला भी कैसे याद होगा। मुझे पता तो हो मैं कर क्या रहा हूं, मुझे तो ये समझ ही नहीं आया था कि ये टॉपिक है क्या। सो मैं पहले कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं कि ये टॉपिक है क्या। ठीक है, बीटा के आगे टुकड़े करे गए हैं। बीटा एसेट, कई तरह का बीटा होता है, लिवर्ड बीटा, अनलिवर्ड बीटा, एसेट बीटा, इक्विटी बीटा, डेट बीटा, पोर्टफोलियो बीटा, फर्म बीटा, बड़े सारे बीटा होते हैं। अब अगर मैं सीधा फॉर्मूले मुंह पे मारने शुरू कर दूं तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है? सो आइए मैं लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूं कि ये टॉपिक क्या है और क्यों पढ़ाया जा रहा है, फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये बात चल क्या रही है। बच्चे, CAPM मॉडल क्यों बनाया गया, मैंने पहले भी बात करी थी कि वाई दिस मॉडल इज नोन एज द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। वाई दिस मॉडल इज नोन एज द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्यों बनाया गया CAPM मॉडल? हम एसेट प्राइसिंग करना चाहते हैं। प्राइसिंग मतलब एसेट का वैल्यूएशन करना चाहते हैं। अभी बच्चे, वैल्यूएशन टॉपिक में असली आपको समझ में आएगा कि पोर्टफोलियो पहले मैंने क्यों पढ़ाया था। बिकॉज अगर आपको पोर्टफोलियो नहीं आता तो आप रिक्वायर्ड रिटर्न के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, आप वैल्यूएशन कर ही नहीं सकते। वैल्यूएशन में रिक्वायर्ड रिटर्न का बहुत बड़ा रोल होता है, पर वैल्यूएशन हमने नहीं किया। पर सीए इंटर में हमने कैप बज तो किया हुआ है, कैपिटल बजटिंग तो किया हुआ है। सो कैपिटल बजटिंग करने के लिए भी आपको याद होगा कि वी नीड क्या, डिस्काउंट रेट। ये डिस्काउंट रेट बच्चे कुछ नहीं होता, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही होता है। ये हम सीए इंटर टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी एक्सप्लेन करते हैं, यहां भी करेंगे, क्योंकि मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी खुद आपको सारा पढ़ाना है। ठीक है, पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के बाद वैल्यूएशन शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाऊंगा, पर उसको पढ़ाने के लिए भी मुझे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चाहिए। समस्या ये है, इसलिए पहले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कराया जाता है। सो डिस्काउंट रेट का कॉन्सेप्ट तो हम जानते हैं, सीए इंटर एफएम में हमने बहुत यूज किया है। वो डिस्काउंट रेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है। जैसे कि हम वहां कहते थे कि एक प्रोजेक्ट है, उसके कुछ कैश फ्लोज हैं, उस प्रोजेक्ट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे तो मान लो एनपीवी पॉजिटिव आ गई। एनपीवी पॉजिटिव आने का मतलब होता था कि मुझे 10% चाहिए, पर यह प्रोजेक्ट 10 से ज्यादा दे रहा है, हेंस द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। और वहां पे हम लिखवाते थे कि अगर एनपीवी 0 भी आ जाए, इवन देन प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। कारण 0 आने का मतलब है मुझे 10% चाहिए, मुझे 10% मिल रहा है। तो CAPM इक्वेशन इज बेसिकली यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रादर CAPM ही क्यों, SML, CML, CAL,
इन सारी इक्वेशन से रिक्वायर्ड रिटर्न ही निकलता है। ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है। पर CAL और CML रिजेक्ट हो गए बिकॉज वो टोटल रिस्क के ऊपर बेस्ड थे, जबकि मार्कोविट्स कहता था जो रिक्वायर्ड रिटर्न का कैलकुलेशन होना चाहिए वो टोटल रिस्क के बेस पे नहीं, रादर सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क के बेस पे होना चाहिए। बिकॉज टोटल रिस्क तो आपने जबरदस्ती का रिस्क लिया हुआ है, दैट रिस्क कैन बी डाइवर्सिफाइड अवे बाय क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो। तो उसके लिए किस चीज का कॉम्पनसेशन? सो जो कॉम्पनसेशन मिलता है, रिस्क प्रीमियम जिसको हम कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क के लिए मिलना चाहिए। हेंस CAPM कहता था कि रिक्वायर्ड रिटर्न किसके बराबर होता है? RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। मैं इस इक्वेशन को दोबारा नहीं समझाऊंगा बिकॉज इस पे बहुत चर्चा हमने ऑलरेडी CAPM में कर रखी है। सो CAPM इज बेसिकली एसेट प्राइसिंग मॉडल। एसेट प्राइसिंग में हेल्प करता है, वैल्यूएशन में हेल्प करता है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड रिटर्न। ये जो डिस्काउंट रेट कैप बज में दिया होता था 10%, ये कहां से आता है? हालांकि मैं सब समझाता हूं CA इंटर में भी, पर वो भूल जाता होता है। यादों ने तो पढ़ ही नहीं रखा होता, जो इधर उधर से पढ़े उन्होंने तो कुछ भी नहीं कर रखा होता CA इंटर में। मैं तो वहां भी समझाता हूं कि डिस्काउंट रेट कहां से आता है, पर चलो नहीं भी पढ़ा हुआ तो आप पढ़ ले। वो डिस्काउंट रेट बच्चे CAPM मॉडल से ही आता है। बात समझ में आती है? ठीक है सर। अगली बात, मान लो मुझे एक प्रोजेक्ट एनालिसिस करना है। ध्यान से सुनना, मुझे एक प्रोजेक्ट एनालिसिस करना है। उस प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ रुपया चाहिए। बहुत ही ध्यान से सुनना है, मतलब कंसंट्रेशन के साथ। मुझे एक प्रोजेक्ट एनालिसिस करना है। उस प्रोजेक्ट एनालिसिस के लिए मुझे 1000 करोड़ रुपया चाहिए। अब मैं जानना चाहता हूं इस प्रोजेक्ट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के लिए CAPM इक्वेशन, RF रिस्क फ्री रेट, भारत सरकार की सिक्योरिटी का रेट, इंटू RM माइनस RF इंटू बीटा। Now the biggest problem is how to calculate this project beta। ये प्रोजेक्ट बीटा कहां से आएगा? अभी तक पता है आपने कौन सा बीटा पढ़ा है? सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी, और उसमें से भी शेयर्स का बीटा। सिर्फ और सिर्फ आपने शेयर्स का बीटा पढ़ा है। और सिक्योरिटी जैसे रिलायंस का बीटा, बीटा ऑफ रिलायंस किसके बराबर होगा? कोरिलेशन बिटवीन रिलायंस एंड मार्केट इनटू सिग्मा ऑफ रिलायंस डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ मार्केट। अभी तक आपने सिर्फ शेयर्स का बीटा निकालना सीखा, तो आप शेयर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो निकाल लेंगे, बट व्हाट अबाउट द अदर एसेट्स? CAPM सिर्फ शेयर्स के ऊपर थोड़ा ना लगता है। CAPM इज एसेट प्राइसिंग मॉडल। CAPM इज एसेट प्राइसिंग मॉडल। वो सिर्फ शेयर्स का मॉडल नहीं है, वो एक एसेट को प्राइस करने का मॉडल है। बात समझ में आती है? तो व्हाट अबाउट द अदर एसेट्स, उनका बीटा हम कहां से लाएंगे? तो ये जो प्रोजेक्ट बीटा है, इसी प्रोजेक्ट बीटा को बच्चे बीटा एसेट बोलते हैं। वो मैं बताऊंगा कहां से लाएंगे, पहले मीनिंग तो सीख लें भाई कि समस्या क्या है, कहां से आ गया ये बीटा एसेट। और ये जो सिक्योरिटीज का बीटा है, इसको हम लोग बीटा इक्विटी बोलते हैं। ओ बात समझ में आई है? सो अगर आपको प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करना है तो आपको प्रोजेक्ट बीटा चाहिए। अगर आपको शेयर्स का वैल्यूएशन करना है तो आपको इक्विटी बीटा चाहिए। प्रोजेक्ट बीटा क्या है? एसेट बीटा। तो सर जैसे आपने इक्विटी बीटा ढूंढना सिखाया, वैसे ही एसेट बीटा ढूंढ लो। क्या समस्या है सर? जैसे आपने इक्विटी बीटा ढूंढना सिखाया, वैसे ही एसेट बीटा भी तो ढूंढ सकते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है? बच्चे बड़ी भयंकर प्रॉब्लम है। बीटा निकालने का ये फॉर्मूला है RIM, कोरिलेशन। और कोरिलेशन कैसे निकलता है? कॉब IM डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर M। और कोवेरियंस कैसे निकलता है? हम अपने शेयर का कंपैरिजन करते हैं मार्केट के साथ। व्हाट इज मार्केट? निफ्टी, इन अदर वर्ड्स बेंचमार्क। तो शेयर्स का कंपैरिजन करने के लिए तो बेंचमार्क है, पर प्रोजेक्ट का एनालिसिस करने के लिए कौन सा बेंचमार्क है? कोई है ही नहीं।
जो प्रोजेक्ट एनालिसिस में मदद करे, ऐसा कोई बेंचमार्क तो है ही नहीं है। तो कहां से निकालेंगे प्रोजेक्ट बीटा? बिकॉज प्रोजेक्ट का तो कोई बेंचमार्क ही नहीं होता, और सारे प्रोजेक्ट्स अलग अलग हैं। सारे एसेट्स का बीटा कैसे ढूंढ लोगे? कोई बेंचमार्क ही अवेलेबल नहीं है, तो कोवेरियंस कैसे निकालोगे? और रादर बीटा इक्विटी में भी समस्या है। ये तो मैंने कहा था कि आप एसेट बीटा नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? बिकॉज एसेट के लिए कोई बेंचमार्क अवेलेबल नहीं है। निफ्टी से थोड़ा कंपेयर कर देना है। मान लो मुझे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे वायरिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो उसका रिस्क निफ्टी के रिस्क से कंपेयर कर दूं? क्या नॉनसेंस है। निफ्टी एक अलग चीज है, वो एक फिजिकल एसेट है। फिजिकल एसेट को मैं निफ्टी के रिस्क से कैसे कंपेयर कर सकता हूं? सो आरएम के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि कोई बेंचमार्क है ही नहीं। सो कहां से ढूंढेंगे एसेट बीटा? सो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल तो फेल हो गया, जबकि ये मॉडल तो कहता था कि आप किसी भी एसेट का वैल्यूएशन कर सकते हैं, बिकॉज इट्स एसेट प्राइसिंग मॉडल, दिस इज नॉट शेयर प्राइसिंग मॉडल। और इक्विटी बीटा में भी समस्या है। अगर तो आपकी लिस्टेड कंपनी है तो आपको रिटर्न एचपीआर मिल जाएंगे, क्योंकि आपके प्राइसेस शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं। बट अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है तो बच्चे आप इक्विटी बीटा भी नहीं ढूंढ सकते। कहां से लाएंगे? शेयर मार्केट के P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0 होता है ना एचपीआर। कहां से लाओगे P1? आपकी तो अनलिस्टेड कंपनी है। सो बीटा अभी तक हमने सिर्फ किसका सीखा है? लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स का बीटा कैसे निकालते हैं, सिर्फ वही सीखा है। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स का बीटा कैसे निकालते हैं, अभी तक सिर्फ वही सीखा है बस। हमें किसी और एसेट का बीटा नहीं निकालना आता, हमें अनलिस्टेड कंपनीज का बीटा नहीं निकालना आता। तो इस टॉपिक के अंदर अब हम बात करेंगे कि अगर मुझे एसेट बीटा चाहिए तो कैसे ढूंढा जाएगा, अगर अनलिस्टेड कंपनीज का बीटा चाहिए तो कैसे ढूंढा जाएगा। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंस जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो। बहुत जबरदस्त चीज है। ओके, चलिए आइए। सो पहले हम सिखाते हैं कि ये एसेट बीटा कैसे ढूंढा जाता है। बाद में बात करेंगे कि अनलिस्टेड कंपनीज का बीटा कैसे ढूंढा जाएगा। सो पहले हम बात करेंगे किसकी? एसेट बीटा की। बाद में हम बात करेंगे किसकी? अनलिस्टेड कंपनीज के बीटा की। क्लियर है? सो आइए एसेट बीटा की बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द बीटा एसेट। सो बीटा एसेट इज बीटा ए। सुनिए बच्चे, अलग अलग तरह की 4 तरह की सिचुएशंस बनती हैं। ध्यान से सुनना है। 4 तरह की सिचुएशंस बनती हैं। बस एक बार की मेहनत है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 तरह की सिचुएशंस बनती हैं। सुनिए जी। पहली सिचुएशन कि कंपनी ने एक प्रोजेक्ट लगाया है, प्रोजेक्ट 1, एक ही प्रोजेक्ट है और इसी प्रोजेक्ट का आपको बीटा ढूंढना है। तो मैंने अभी समझाया, पहली बात कंपनी का एक ही प्रोजेक्ट है और उसी प्रोजेक्ट का बीटा ढूंढना है। सो मैंने अभी बताया कि आप प्रोजेक्ट बीटा तो स्ट्रेट अवे ढूंढ ही नहीं सकते। क्यों नहीं ढूंढ सकते? प्रोजेक्ट का कोई बेंचमार्क ही नहीं है। निफ्टी थोड़ा ना को बना हुआ है जहां से हम प्रोजेक्ट को कंपेयर करके कोवेरियंस निकाल लेंगे। नहीं ढूंढ सकते। तो फिर प्रोजेक्ट बीटा कैसे ढूंढे? सो फाइनेंस थिंकर्स ने बोला कि अगर आप एसेट साइड से बीटा नहीं ढूंढ सकते तो आप लायबिलिटी साइड पे फॉल बैक कर जाइए। अगर आप एसेट साइड से बीटा नहीं ढूंढ सकते तो आप लायबिलिटी साइड पे फॉल बैक कर जाइए। मैंने कहा जी मतलब? वो कहता देखो, हम कहते हैं जी इस प्रोजेक्ट में रिस्क है, इस प्रोजेक्ट में रिस्क है। प्रोजेक्ट रिस्क को समझना पड़ेगा, बिकॉज बीटा भी तो रिस्क ही है ना। सिस्टमैटिक रिस्क है पर है तो रिस्क ही है। प्रोजेक्ट रिस्क को समझना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में रिस्क है। बच्चे कौन सा रिस्क है इस प्रोजेक्ट में? क्या रिस्क है? क्या रिस्क है? एक प्रोजेक्ट में 2 तरह के रिस्क होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क मतलब कि वो प्रोजेक्ट ही रिस्की है, पता नहीं मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, मेरा खर्चा ज्यादा हो गया, मेरा रेवेन्यू कम हुआ तो मुझे लॉस हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन का रिस्क। और दूसरा होता है फाइनेंशियल रिस्क। पहला कौन सा? ऑपरेटिंग रिस्क। दूसरा कौन सा? फाइनेंशियल रिस्क। तो इस प्रोजेक्ट में
दो ही रिस्क होते हैं बच्चे। ऑपरेटिंग रिस्क मतलब ऑपरेशन का रिस्क, काम का रिस्क है कि मुझे लॉस हो सकता है, मेरा खर्चा ज्यादा हो गया तो मेरा लॉस हो जाएगा। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है कि अगर आपने प्रोजेक्ट को डेट से फाइनेंसिंग किया तो आपको ब्याज वगैरह देने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। लेवरेज पढ़ते थे ना, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, और दोनों को मिला के कंबाइंड लेवरेज। सो एक प्रोजेक्ट में दो तरह के रिस्क होते हैं, एक ऑपरेटिंग रिस्क, एक फाइनेंशियल रिस्क। मान लो मैंने डेट लिया ही नहीं, तो सारा प्रोजेक्ट मैंने इक्विटी से फाइनेंस किया। मैंने डेट लिया ही नहीं तो सारा प्रोजेक्ट मैंने इक्विटी से फाइनेंस किया। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं जी इक्विटी शेयर्स में रिस्क होता है। हम पढ़ते हैं ना, इक्विटी शेयर्स में भी रिस्क होता है। किस चीज का रिस्क होता है? सर उसका भाव गिर सकता है। क्यों गिर सकता है? क्यों गिर सकता है? इक्विटी शेयर में रिस्क होता है कि उसका भाव गिर सकता है या भाव बड़ी तेजी से चढ़ सकता है। क्यों? अगर कंपनी अच्छा करेगी तो शेयर्स का भाव बढ़ेगा, अगर कंपनी बुरा करेगी तो शेयर्स का भाव गिरेगा। फॉरगेट अबाउट शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अगर कंपनी अच्छा करेगी तो उसका भाव बढ़ेगा, कंपनी बुरा करेगी उसका भाव गिरेगा। मतलब इक्विटी का पूरा रिस्क कहां से आता है? एसेट से ही तो आता है। अगर आपके एसेट अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपके शेयर्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। इक्विटी की अपनी थोड़ी ना कोई औकात है। इक्विटी वाले किसकी तरफ देखते रहते हैं? कंपनी की बैलेंस शीट की तरफ देखते रहते हैं कि कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज कितनी है। रेजिडुअल वैल्यू इक्विटी की होती है। अगर एसेट बढ़ते हैं, लाइबिलिटीज कम होती हैं, इक्विटी की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। सो इक्विटी का अपना कोई रिस्क नहीं होता बच्चे। इक्विटी अपना सारा रिस्क एसेट से ही लेती है। इक्विटी अपना सारा रिस्क एसेट से ही लेती है। और दूसरा, अगर आपने डेट ले रखा है, ये दूसरा रिस्क होता है इक्विटी शेयर्स को, जिसको हम फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। सो प्रोजेक्ट रिस्क भी या इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क भी दो तरह का होता है, एक ऑपरेशन रिस्क और दूसरा फाइनेंशियल रिस्क। सो अगर आपका एक ही प्रोजेक्ट है और आपने वो पूरा प्रोजेक्ट इक्विटी से फाइनेंस किया है, तो मैं कह सकता हूं कि जितना इस प्रोजेक्ट का रिस्क है उतना ही आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क है। जितना इस प्रोजेक्ट का रिस्क है उतना ही आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क है, बिकॉज डेट तो आपने लिया नहीं हुआ। इक्विटी शेयर होल्डर्स को दो तरह के रिस्क हैं, एक प्रोजेक्ट अच्छा करेगा या नहीं करेगा, दूसरा कंपनी ने जो लोन ले रखा है वो लोन कंपनी समय पे चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी। दैट इज कॉल्ड क्या? फाइनेंशियल रिस्क। अगर डेट नहीं है तो प्रोजेक्ट रिस्क इज इक्विटी का रिस्क। इसका मतलब अगर आप प्रोजेक्ट बीटा नहीं निकाल सकते तो चुपचाप जाके इक्विटी बीटा निकाल लो, और इस सिचुएशन में इक्विटी बीटा ही किसके बराबर होगा? एसेट बीटा। मतलब बीटा ई इज इक्वल टू बीटा ए होगा। क्या इक्विटी बीटा निकाल सकते हैं? यस, प्रोवाइडेड आपकी लिस्टेड कंपनी है। अनलिस्टेड का हमें नहीं आता अभी, वो भी थोड़ी देर बाद सीख लेंगे। इक्विटी बीटा निकाल सकते हैं। तो इक्विटी बीटा और एसेट बीटा बच्चे सेम होंगे अगर आपका एक ही प्रोजेक्ट है और आपकी अनलीवर्ड फर्म है। ये पहला केस बन गया। कौन सा? वन प्रोजेक्ट अनलीवर्ड फर्म। वन प्रोजेक्ट अनलेवर्ड फर्म। सो अगर आपका एक ही प्रोजेक्ट है और आपकी अनलेवर्ड फर्म है तो आपका इक्विटी बीटा और एसेट बीटा दोनों क्या होंगे? सेम ही होंगे। तो इक्विटी बीटा निकाल लो। इक्विटी बीटा हमें निकालना आता है, बेंचमार्क इंडेक्स अवेलेबल है। इक्विटी बीटा निकाल के चुपचाप उसी को क्या मान लो? एसेट बीटा मान लो, प्रोवाइडेड फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। तभी तो चार केस बनेंगे ना। पहला केस वन प्रोजेक्ट अनलीवर्ड फर्म, दूसरा वन प्रोजेक्ट लीवर्ड फर्म, तीसरा मोर देन वन प्रोजेक्ट अनलीवर्ड फर्म, चौथा मोर देन वन प्रोजेक्ट लीवर्ड फर्म। तभी तो चार केसेस बन जाते हैं। सो पहला केस, अगर आपके पास एक ही प्रोजेक्ट है और आपकी अनलीवर्ड फर्म है तो आप चुपचाप बीटा ई निकाल लीजिए। वो बीटा ई और बीटा ए क्या होंगे? सेम होंगे। सो बीटा ए डायरेक्टली नहीं निकल सकता, पर बीटा ई तो निकल सकता है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क ऑपरेटिंग रिस्क है अगर आपने डेट नहीं लिया हुआ तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स में फ्लक्चुएशन हो रही है वो ऑपरेटिंग रिस्क के कारण ही हो रही है, फाइनेंशियल रिस्क तो है नहीं। तो उसी फ्लक्चुएशंस को मेजर कर लो, वही आपका बीटा एसेट है। सो इन केस ऑफ वन प्रोजेक्ट एंड अनलिवर्ड फर्म, बीटा ई इज ऑलवेज इक्वल टू बीटा ए। क्लियर है? दूसरी बात, मान लो आपका प्रोजेक्ट तो एक ही है पर आपकी लेवर्ड फर्म है। आपका प्रोजेक्ट तो एक ही है पर आपकी लेवर्ड फर्म है। सर लेवर्ड फर्म मतलब प्रोजेक्ट वन, इसका बीटा ए चाहिए,
पर इस प्रोजेक्ट का थोड़ा पैसा आपने इक्विटी से फाइनेंस किया हुआ है और थोड़ा पैसा आपने डेट से फाइनेंस किया हुआ है। अब आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को दो तरह के रिस्क है। रिस्क नंबर 1 कि अगर आपके प्रोजेक्ट ने अच्छा नहीं किया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क बढ़ जाएगा। और रिस्क नंबर 2, क्योंकि आपने लोन ले लिया तो आपके ऊपर डेट बर्डन आ गया, इंटरेस्ट का बर्डन आ गया, दैट इज कॉल्ड क्या? फाइनेंशियल रिस्क। तो इक्विटी का बीटा इज बीटा ई, डेट का भी बीटा हो सकता है, दैट इज कॉल्ड बीटा डी। सो डेट का बीटा कैसे? हमारे पेपर में अगर कुछ नहीं लिखा तो हम डेट का बीटा 0 ही मान लेते हैं कि डेट इज रिस्क फ्री। पर अगर डेट रिस्की है तो डेट का भी बीटा हो सकता है, प्रोवाइडेड बेंचमार्क इज अवेलेबल। आपको कभी निकालने को नहीं कहा जाएगा डेट का बीटा, अगर होना है तो सवाल में डेट का बीटा दे दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड बीटा डी। अगर नहीं दिया तो आप डेट बीटा हमेशा क्या मान के चलेंगे? 0 मान के चलेंगे। अगर डेट का बीटा नहीं दिया तो आप डेट बीटा हमेशा क्या मान के चलेंगे? 0 ही मान के चलेंगे। क्लियर है? अब क्या बीटा ए और बीटा ई सेम है? ना बच्चे, ई वाले को दो दो रिस्क हैं, एक एसेट का ऑपरेटिंग रिस्क और एक डेट का फाइनेंशियल रिस्क। तो ऐसी सिचुएशन में बीटा ई इज नॉट इक्वल टू बीटा ए। बीटा ए मेजर्स ओनली द ऑपरेटिंग रिस्क। वेरी वेरी डिफिकल्ट। बीटा ए मेजर्स ओनली द ऑपरेटिंग रिस्क, जबकि बीटा ई मेजर्स बोथ ऑपरेटिंग रिस्क एज वेल एज फाइनेंशियल रिस्क। तो ऐसी सिचुएशन में बीटा ई शुड बी ग्रेटर देन द बीटा ए। अगर आपका एक ही प्रोजेक्ट है और आपकी लेवर्ड फर्म है तो बीटा ई और बीटा ए कभी सेम नहीं हो सकते। मतलब मैं बीटा ई निकाल लूं तो उसको मैं बीटा ए लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। तो फिर क्या करना पड़ेगा? मान लो मैंने 70% इक्विटी में से इन्वेस्ट किया, 30% डेट से लिया, तो बच्चे ऐसी सिचुएशन में बीटा ए विल बी द वेटेड एवरेज ऑफ बीटा ई एंड बीटा डी। बीटा ए विल बी द वेटेड एवरेज ऑफ बीटा ई एंड बीटा डी। मतलब बीटा ए किसके बराबर होगा? बीटा ई इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। जैसे मेरे सवाल में 70-30 वेट्स हैं, सो ये वेट्स ही लिखे हैं, प्लस बीटा डी इंटू वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। सो अगर आपके पास एक ही प्रोजेक्ट है पर आपकी लेवर्ड फर्म है, अगर आपके पास एक ही प्रोजेक्ट है पर आपकी लेवर्ड फर्म है तो बीटा ई बीटा ए कभी सेम नहीं होता। अगर आपको एसेट का बीटा चाहिए, दोबारा क्या करना है? एसेट का बीटा क्या करना है? एसेट का बीटा, एसेट का रिक्वायर्ड रिटर्न निकालना है। तो एसेट का बीटा चाहिए तो बीटा ई और बीटा डी का वेटेड एवरेज। और हमारे सवालों में अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बीटा डी हमेशा 0 होगा। तो बीटा ए विल बी सिंपली इज इक्वल टू बीटा ई इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्लियर है? और अगर मैं कहूं बीटा ई निकाल दो, मान लो बीटा ए दिया हो, क्योंकि सवाल तो उल्टे भी आते हैं, इंटू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो आप क्लियरली देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, अगर थोड़ा सा भी मैथ्स आता है, कि बीटा ई विल बी ग्रेटर देन द बीटा ए। चेक कर लो, थोड़ा सा भी अगर मैथ्स जानते हो, बाकी क्वेश्चंस में तो प्रूव हो ही जाएगा। इक्विटी का बीटा हमेशा ज़्यादा होगा, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स को दो तरह का रिस्क है, एक ऑपरेटिंग रिस्क, दूसरा फाइनेंशियल रिस्क। सो बीटा एसेट मेजर्स ओनली द ऑपरेटिंग रिस्क, जबकि बीटा इक्विटी मेजर्स बोथ ऑपरेटिंग रिस्क एज वेल एज द फाइनेंशियल रिस्क। सो डेट रेशियो हम डेट का बीटा 0 मान लेंगे, तो बीटा ई विल बी सिंपली इक्वल टू बीटा ए विल बी सिंपली इक्वल टू बीटा ई इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, सबसे ज्यादा सवाल इसके हैं। एक प्रोजेक्ट, लेवर्ड फर्म। सर इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, वो बाद की बात है, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चंस अलग तरह के आते हैं इसमें। सो क्वेश्चन कैसा आएगा वो तो बाद में देखेंगे, पर पहले कॉन्सेप्ट को तो समझेंगे ना
कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर हो गई बात। सो फर्स्ट केस में अगर आपकी एक ही प्रोजेक्ट है और आप अनलेवर्ड फर्म है तो बहुत सिंपल है, बीटा ई निकाल लो और बीटा ई और बीटा ए सेम होते हैं। बट अगर आपका एक ही प्रोजेक्ट है पर आप लेवर्ड फर्म है तो बीटा ए विल बी द वेटेड एवरेज ऑफ बीटा ई एंड बीटा डी। और अगर बीटा डी नहीं दिया हुआ तो बीटा डी हमेशा क्या मानना है, 0 ही मानना है। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। तीसरा केस सारे लिखवाऊंगा मैं, फिक्र ना करो। मान लो आपकी अनलिवर्ड फर्म है पर मोर देन वन प्रोजेक्ट है। अनलेवर्ड फर्म है पर मोर देन वन प्रोजेक्ट है। अगर आपकी अनलेवर्ड फर्म है और आपका मोर देन वन प्रोजेक्ट है तो फिर कुछ इस तरह की डायग्राम है। मान लो प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। इधर बीटा ई डेट तो है नहीं क्योंकि आपने सारा पैसा इक्विटी से लिया है। सर अब बच्चे ये 3 बीटा हैं, बीटा ए और बीटा ए, तीनों का अलग अलग बीटा होगा। तो बीटा ई विल बी इक्वल टू द वेटेड एवरेज एसेट बीटा, क्योंकि हर प्रोजेक्ट का कोई ना कोई वेट होगा। वेटेड एवरेज एसेट बीटा, और वेटेड एवरेज एसेट बीटा को बोलते हैं फर्म बीटा। सो अगर आपकी अनलेवर्ड फर्म विद मोर देन वन प्रोजेक्ट है तो बीटा ई इज इक्वल टू बीटा एफ, फर्म बीटा। बीटा ई इज इक्वल टू बीटा एफ यानी कि फर्म बीटा। अगर आपकी मोर देन वन प्रोजेक्ट है और सारे के सारे प्रोजेक्ट कहाँ से फाइनेंस्ड हैं, इक्विटी से फाइनेंस्ड हैं, तो बीटा ई इज इक्वल टू बीटा एफ होता है ऐसी सिचुएशन में। बहुत अजीब अजीब सिचुएशंस हैं, है ना। और लास्ट क्वेश्चन कैसे आने हैं उसको भी छोड़ दीजिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। लास्ट है लेवर्ड फर्म with more than one project, levered firm with more than one project। so इधर बीटा ई भी होगा, बीटा डी भी होगा, इधर फर्म बीटा होगा। तो बताओ इस सिचुएशन में फर्म बीटा किसके बराबर होगा, वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी बीटा एंड डेट बीटा। वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी बीटा एंड डेट बीटा, वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी बीटा एंड डेट बीटा। क्लियर है बात, ओके है। सो ये 4 सिचुएशंस बनते हैं बीटा एसेट के। फिर से पढ़ लीजिए, सारे लिखने हैं। 1 प्रोजेक्ट अनलेवर्ड फर्म, 1 प्रोजेक्ट लेवर्ड फर्म, अनलेवर्ड फर्म विद मोर देन 1 प्रोजेक्ट और लेवर्ड फर्म विद मोर देन 1 प्रोजेक्ट। क्लियर है। सो मैंने ये समझाने की कोशिश पहले करी, रिपीट करते हैं, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं क्या पढ़ा, कि ये टॉपिक है क्या। वी नीड एसेट बीटा। वाई वी नीड एसेट बीटा, बिकॉज वी वांट टू वैल्यू द एसेट्स। हमें एसेट्स का वैल्यूएशन करना है तो एसेट का रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिए, उसके लिए एसेट बीटा चाहिए। अब एसेट बीटा डायरेक्टली तो निकल नहीं सकता बिकॉज एसेट का कोई बेंचमार्क अवेलेबल नहीं होता। जैसे निफ्टी है, सो कोवेरियंस नहीं निकाल सकते, कोरिलेशन नहीं निकाल सकते, तो एसेट का बीटा सीधा नहीं निकाल सकते। हमने कहा ठीक है, अगर एसेट का बीटा सीधा नहीं निकाल सकते तो हम लाइबिलिटी साइड से बीटा ढूंढ लेंगे, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स को 2 तरह के रिस्क बेयर करने होते हैं, एक ऑपरेटिंग रिस्क, एक फाइनेंशियल रिस्क। अगर आपकी अनलिवर्ड फर्म है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक ही रिस्क है, दैट इज ऑपरेटिंग रिस्क। मतलब इक्विटी का रिस्क इज इक्वल टू एसेट का रिस्क। मैं समरी दे रहा हूँ, इक्विटी का रिस्क इज इक्वल टू एसेट का रिस्क। तो पहली सिचुएशन में आप बीटा ई निकाल लीजिए, बीटा इज इक्वल टू बीटा ए होगा। क्यों? क्योंकि बीटा ई निकालना इजी है, तो बीटा ई निकाल के आप उसी को बीटा ए चिपका दीजिए। पर अगर आपकी लेवर्ड फर्म है तो इक्विटी का रिस्क हमेशा एसेट के रिस्क से ज़्यादा होता है। अगर आपकी लेवर्ड फर्म है तो इक्विटी का रिस्क हमेशा एसेट के रिस्क से ज़्यादा होता है। अगर इक्विटी का रिस्क एसेट के रिस्क से ज़्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में बीटा ए विल बी द वेटेड एवरेज ऑफ बीटा ई एंड बीटा डी। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम डेट को रिस्क फ्री मानते हैं, तो डेट बीटा इज 0। सो बीटा ए सिंपली इज इक्वल टू बीटा ई इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, दैट इज वेटेड एवरेज ओनली। ठीक है ना।
और अगर डेट है तो इक्विटी बीटा हमेशा एसेट बीटा से ज़्यादा होगा। अगर डेट है तो इक्विटी बीटा हमेशा एसेट बीटा से ज़्यादा होगा, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स को दो तरह के रिस्क हैं। फिर बोल रहा हूँ, एसेट बीटा ऑपरेटिंग रिस्क के लिए है, इक्विटी बीटा दो तरह के रिस्क को मेजर करेगा, ऑपरेटिंग रिस्क एज वेल एज द फाइनेंशियल रिस्क। बाकी दो सिचुएशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अनलेवर्ड फर्म विद मोर देन वन प्रोजेक्ट, तो ऐसी सिचुएशन में बीटा ई विल बी इक्वल टू फर्म बीटा। Beta E will be equal to firm beta. What is firm beta? Weighted average beta of all projects. Weighted average beta of all projects. और अगर आपकी levered firm है तो firm beta will be the weighted average beta of equity beta and debt beta. Weighted average of equity beta and the debt beta. क्लियर है? सो मैंने कहा था दो तरह के बीटा सिखाएंगे, एक एसेट बीटा और एक अनलिस्टेड फर्म का बीटा कैसे निकालते हैं। सो अनलिस्टेड वाला तो आगे है, क्वेश्चन दोनों के मिक्स आएंगे हमेशा, ठीक है ना। सो फिलहाल हमने एसेट बीटा निकालने के ऊपर बात करी। ध्यान से सुनना बच्चे, गलती करेंगे। बीटा एसेट इज ऑल्सो नोन एज अनलेवर्ड बीटा। बीटा एसेट इज ऑलवेज नोन ऑल्सो नोन एज अनलेवर्ड बीटा, बीटा यू। Beta asset is also known as unlevered beta, that is beta U, and beta E is also known as levered beta, beta L. अब ये आपको समझ में आना चाहिए, तभी ये नाम मैंने पहले नहीं बोले थे, बिकॉज पहले आपको ये नाम समझ में नहीं आएंगे, अभी आपको ये नाम समझ में आने चाहिए। मैंने कहा था बीटा ई दो तरह के रिस्क मेजर करता है, ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। तो फाइनेंशियल रिस्क तो लेवरेज के कारण आता है क्योंकि आपने डेट लिया हुआ है, हेंस बीटा एल इज ऑल्सो नोन एज द लेवर्ड बीटा, सॉरी बीटा ई इज ऑल्सो नोन एज द लेवर्ड बीटा। लेवर्ड बीटा होता है जिसमें लेवरेज का इम्पैक्ट कंसिडर होता है, जबकि एसेट बीटा तो सिर्फ और सिर्फ किसको मेजर करता था, ऑपरेटिंग रिस्क को, इस पे लेवरेज का इम्पैक्ट तो होता नहीं, हेंस दिस इज अनलेवर्ड बीटा। सो क्वेश्चन कोई भी नाम यूज कर सकता है, घबराना नहीं है। बीटा ए, बीटा ई, बीटा डी, बीटा यू, बीटा एल, बड़े सारे नाम यूज हो सकते हैं। ओके, चलिए पहले यहां तक की बातें लिख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि अनलिस्टेड कंपनीज का बीटा कैसे ढूंढा जाता है, और वो प्रैक्टिकली भी ऐसे ही ढूंढा जाता है जैसे हम आपके साथ बात करेंगे। सब पॉइंट ए, सो शुरू से पूरी कहानी लिखवा रहे हैं। फॉर प्रोजेक्ट एनालिसिस वी नीड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ब्रैकेट में discount rate. For project analysis, we need required rate of return, that is discount rate. For the purpose of calculation of required rate of return, for the purpose of calculation of required rate of return, ब्रैकेट में RE, we need to assess the risk of project. We need to assess the risk of project, and risk of project is calculated with the help of beta A, asset beta. Risk of project is calculated with the help of beta A, that is asset beta. C. The beta asset is difficult to calculate directly. The beta asset is difficult to calculate directly because of
non-availability of benchmark returns, because of non-availability of benchmark returns. So we can estimate the project risk from the liability side by estimating the beta E. We can estimate the project risk from liability side by estimating the beta E. D. Beta E is easy to calculate as benchmark of equity is easily available in the market in the form of Nifty. Is easily available in the market in the form of Nifty. सो मैंने पूरा बैकग्राउंड लिखवा दिया है सारे का सारा कि क्यों हमें बीटा ए चाहिए, क्यों बीटा ए निकालना मुश्किल है, क्यों हमें लाइबिलिटी साइड पे फॉल बैक करना पड़ता है, वो सारी की सारी बातें हमने लिख दी है। ठीक है, हेडिंग बनाइए, सिचुएशंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ बीटा एसेट। सिचुएशंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ बीटा एसेट लिखिए, देयर कैन बी फॉलोइंग फोर सिचुएशंस। देयर कैन बी फॉलोइंग फोर सिचुएशंस। सब पॉइंट ए, unlevered firm with only one project. Sub point B, levered firm with only one project. C, unlevered firm with more than one project, or D, levered firm with more than one project. Levered firm with more than one project. Situation 1, unlevered firm with only one project. Unlevered firm with only one project. सो बैलेंस शीट बना के समझा रहा हूँ जैसे ऊपर समझा रहा था कि मान लो आपका एक ही प्रोजेक्ट है, इसका बीटा एसेट आपको ढूंढना है और पूरे का पूरा प्रोजेक्ट किससे फाइनेंस्ड है? इक्विटी से फाइनेंस्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में बीटा ए और बीटा ई सीधा क्या होंगे? सेम। तो आप बीटा ई ढूंढ लीजिए, तो उसी को आप बीटा ए मान सकते हैं। ठीक है, करें ऊपर लिखिए, इन दिस केस द फर्म इज डूइंग only one project.
and whole project is financed through equity, and whole project is financed through equity. So in order to calculate beta A, we will refer to liability side and will calculate beta E. And in this case, beta A is equal to beta E, because the whole of the risk of equity is from project risk. So beta E is equal to beta A. सो बड़े अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे के लिखवा दिया है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में, ठीक है ना? लिखिए जल्दी। ओके, नेक्स्ट लिखिए सिचुएशन 2। सिचुएशन 2, levered firm with only one project. Levered firm with only one project. So levered firm मतलब डेट लिया हुआ है। बच्चा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करनी है तो कहीं ना कहीं से तो करनी है ना। सो प्रोजेक्ट को हम एसेट लिखें ज़्यादा अच्छा है, एक ही प्रोजेक्ट है, इसका बीटा ए चाहिए। दो जगह से प्रोजेक्ट फाइनेंस्ड है, इक्विटी से और डेट से। सो क्वेश्चन बता देगा कि इक्विटी कितने परसेंट है वेट्स और डेट कितने परसेंटेज है, ठीक है ना। सो ऐसी सिचुएशन में बीटा ए विल बी द वेटेड एवरेज ऑफ बीटा ई एंड बीटा डी। वेट्स आर मार्केट वैल्यूज, वेट्स हमेशा मार्केट वैल्यूज होते हैं। इन दिस केस कॉमा the whole of the project is financed through debt and equity in some proportion. So equity shareholders को अब दो तरह के रिस्क हैं, एक ऑपरेटिंग रिस्क, दूसरा फाइनेंशियल रिस्क। सो नाउ equity shareholders have two types of risk, that is operating risk and financial risk. So in this case beta E is not equal to beta A, rather beta A is weighted average of beta E and beta D. Weighted average of beta E and beta D, where weights are market values of debt and equity.
where weights are market values of debt and equity. So formula लिख लीजिए, बीटा ए इज इक्वल टू बीटा ई इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, वेटेड एवरेज करना है, प्लस बीटा डी वैल्यू ऑफ डेट divided by value of debt plus value of equity, where VE is equal to market value of equity and VD is equal to market value of debt. Market value of equity and market value of debt. लिखिए जल्दी। सवाल आपसे यही पूछेगा, डाटा देके बोलेगा कैलकुलेट बीटा ए, कैलकुलेट बीटा ई, बैक कैलकुलेशन, इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा। ओके है जी। सो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, मेन तो इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस आने हैं और इसको भी हम फर्दर रिड्यूस करने वाले हैं। हो गया यहाँ तक। फिर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो डेट बीटा हमेशा 0 होगा। सो डेट को रिस्क फ्री मानते हैं हम लोग। आपके 99% क्वेश्चंस में डेट बीटा नहीं गिवन होता। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, if question is silent, then always assume that beta d is equal to 0. Hence, above formula can be written as follows. Hence, above formula can be written as follows. So beta A is equal to beta E into value of equity divided by value of debt plus value of equity. फिर कई बार उल्टा सवाल भी होता है कि बीटा E निकाल दो। So this is beta A into value of debt plus value of equity divided by value of equity. So main questions तो बच्चे इसके ऊपर आते हैं। आपको एक दे देता है और कह रहा है दूसरा बीटा निकालो। So यहाँ से आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि बीटा ई हमेशा बीटा डी से ज़्यादा होगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं नीचे लिखवा दूंगा, पर साफ समझ में आ रहा है कैलकुलेशन से कि बीटा ई हमेशा बीटा डी से ज़्यादा होगा। और लॉजिक क्या है कि बीटा ए लिखवाना है नीचे, ये मैंने, बीटा ए सिर्फ एक रिस्क को मेजर कर रहा है, दैट इज ऑपरेटिंग रिस्क, जबकि बीटा ई ऑपरेटिंग रिस्क एज वेल एज द फाइनेंशियल रिस्क दोनों को मेजर करता है। चलो पहले यही लिख लेते हैं, नोट नंबर 2। वाई बीटा ई इज ग्रेटर देन बीटा ए। सर बना के लिख देते हैं ना, लिखिए, when debt exists in capital structure, then beta E is greater than beta A because now equity shareholders have two types of risk. Sub point A, project risk oblique operating risk, और sub point B, financial risk. प्रोजेक्ट रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क, और सब पॉइंट बी फाइनेंशियल रिस्क। एक और नोट, दूसरे नाम लिखवा रहा हूं इनके, बीटा ई
is also known as levered beta यानी कि बीटा L. बीटा A is also known as unlevered beta यानी कि बीटा U. बीटा A is also known as unlevered beta यानी कि बीटा U. सो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो सिचुएशन नंबर 2 के आते हैं. वन प्रोजेक्ट विद लेवर्ड फॉर्म, पर हमें तो सारी सिचुएशंस करने हैं. लिखिए. ओके हो गया. चलिए नेक्स्ट लिखिए. सिचुएशन 3. बच्चे जहां कहीं रह जाए आप पॉज करके आराम से लिखिए, ठीक है ना. सिचुएशन 3. सिचुएशन 3. Unlevered firm with more than one project. Unlevered firm with more than one project. तो फर्म अनलेवर्ड है बट प्रोजेक्ट एक से ज़्यादा है. सो फिर से बैलेंस शीट. सो लाइबिलिटी साइड पे सिर्फ इक्विटी जिसका बीटा ई. यहाँ पे प्रोजेक्ट एक से ज़्यादा. प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3. प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3. सो तीनों का अलग अलग बीटा है और इसका वेटेड एवरेज करेंगे बिकॉज हर प्रोजेक्ट का कोई ना कोई वेट होगा, वैल्यू होगा. तो बीटा ए का वेटेड एवरेज विल बी द फर्म बीटा. तो ऐसी सिचुएशन में बीटा ई इज इक्वल टू, इस पे भी एक क्वेश्चन मिलेगा, वेटेड एवरेज ऑफ बीटा ए दैट इज फर्म बीटा. यानी कि बीटा ई इज इक्वल टू बीटा एफ. कई तरह के तो बीटा हो गए हैं, सो घबराना नहीं. देखो अगर तो आप समझ रहे हैं फिर तो किस चीज का डर है, पर अगर आप रट रहे हैं फिर तो डर ही डर है, क्योंकि इतने सारे बीटा हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रट सकेगी उसको. आपको समझना ही पड़ेगा. तभी मैं इतना जोर लगा के ये सब चीजें पढ़ा रहा था. पूरा टॉपिक ही ऐसे पढ़ना है, पूरा एसएफएम ही ऐसे है, बहुत लॉजिकल, हाईली कॉन्सेप्चुअल. ठीक है. सिचुएशन 4. सिचुएशन 4. लेवर्ड फर्म with more than one project. Levered firm with more than one project. So बनाइए बैलेंस शीट. So project 1, project 2, project 3. बीटा ई इक्विटी, बीटा डी डेट. सो इनकी वेटेड एवरेज विल बी द फर्म बीटा. सो फर्म बीटा यानी कि बीटा एफ किसके बराबर होगा, वेटेड एवरेज ऑफ बीटा ई एंड बीटा डी. सो बीटा ई इंटू वैल्यू ऑफ ई डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ ई प्लस वैल्यू ऑफ डी प्लस बीटा डी इंटू वैल्यू ऑफ डी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ डी प्लस वैल्यू ऑफ ई. लिखिए जी. सो ये थे जी आपके चारों के चारों सिचुएशंस. क्लियर है. अब
अब एक छोटा सा ट्विस्ट और है इसमें। ये जितने भी फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं, मेन तो फॉर्मूला एक ही है, यही वाला, ये वाला बीटा ए निकालने वाला, ये सारे नो टैक्स वर्ल्ड में है, मतलब जिस वर्ल्ड में टैक्स नहीं होता। अगर टैक्स आ गया तो डेट के ऊपर तो टैक्स की सेविंग होती है, तो फिर फॉर्मूले में छोटा सा वेरिएशन करना पड़ेगा अगर सवाल में क्या दिया हुआ, टैक्स दिया हुआ तो। ठीक है, सो नोट लिखिए जल्दी, ये लिख लिया होगा सबने, नोट। The above formula is applicable in no tax world. The above formula is applicable in no tax world, but if tax rate is given in the question, then beta A is calculated as follows. If tax rate is given in the question, then beta A is calculated as follows. So छोटा सा एक चेंज है बस, और कुछ नहीं है। बीटा ई वैल्यू ऑफ इक्विटी, यहाँ तक तो सेम ही है, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट इंटू 1 माइनस टी, डेट के साथ इंटू 1 माइनस टी, प्लस बीटा डी इंटू वैल्यू ऑफ डी इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ ई प्लस वैल्यू ऑफ डी इंटू 1 माइनस टी। मतलब वैल्यू ऑफ डी के साथ सिर्फ 1 माइनस टी लगाना है, और टी क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट। सर ये क्या किया बच्चे, अगर टरकाना हो, जिसको कहते हैं कि ठीक है छोटे छोटे में बात खत्म करनी है, तो आप सबको पता है कि डेट के ऊपर टैक्स की सेविंग होती है, डेट के ऊपर ब्याज होता है, ब्याज के ऊपर टैक्स की सेविंग होती है, और टैक्स सेविंग इज 1 माइनस टी। आईपीसीसी में बहुत किया है, तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू ऑफ डी को ही 1 माइनस टी किया है। ध्यान से देखो, बाकी सारा फॉर्मूला सेम ही है। अगर टैक्स रेट आ गया तो आपको वैल्यू ऑफ डी इंटू 1 माइनस टी, बट ये पूरा आंसर नहीं है। कारण बच्चे, मैंने डेट की वैल्यू को 1 माइनस टी कर दिया, डेट के ऊपर थोड़ा टैक्स सेविंग होती है, टैक्स सेविंग तो इंटरेस्ट के ऊपर होती है, तो ये क्या है। तभी मैंने बोला ना कि अगर टरकाना हो फिर तो ठीक है, आप मान भी जाएंगे ठीक है डेट के ऊपर टैक्स सेविंग होती है। नहीं, डेट के ऊपर टैक्स सेविंग नहीं होती, डेट के ऊपर जो हम लोग ब्याज पे करते हैं उस ब्याज के ऊपर टैक्स सेविंग होती है, डेट के ऊपर कोई टैक्स सेविंग नहीं होती बच्चे। तो सर आपने तो डेट के ऊपर लगा दी, भाई मैंने नहीं लगाई, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करना पड़ेगा। यस, इसमें एक अजम्पशन लगी हुई है, वो अजम्पशंस को समझना पड़ेगा। ये सीए इंटर एम मॉडल एक चैप्टर था, कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें एमएम थ्योरी पढ़ते थे, वहां भी ये फॉर्मूले का डेरिवेशन था। सो छोटा सा एक डेरिवेशन पढ़ा देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने डेट को इंटू 1 माइनस टी क्यों कर दिया, जबकि डेट के ऊपर टैक्स सेविंग थोड़ी ना होती है। टैक्स सेविंग तो हमेशा किसके ऊपर होती है, इंटरेस्ट के ऊपर होती है। तो इधर देखिए जरा, डेरिवेशन। बच्चे इस फॉर्मूले में एक अजम्पशन लगी हुई है, और वो हर सवाल में अजम्पशन लगेगी, जितने भी क्वेश्चन टैक्स वाले आएंगे सब में लगेगी। अजम्पशन ये है कि डेट इज परपेचुअल, डेट इज परपेचुअल। परपेचुअल मतलब डेट कभी वापस नहीं करना, ठीक है। अगर डेट कभी वापस नहीं करना तो टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट किसके बराबर होगा,
जितने का डेट होगा उसके ऊपर 10% ब्याज, मान लो 1 लाख का डेट है तो 10% ब्याज हो गया 10,000, और उसके ऊपर टी रेट पे टैक्स सेविंग होगी, 10,000 का 30% इज 3,000। सो डी इंटू आई इंटू टी, 10,000 इंटू जो भी है 10% इंटरेस्ट का रेट इंटू 30% टैक्स का रेट। अब ठीक है कि टैक्स डेट के ऊपर थोड़ा टैक्स लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स है। सो डी इंटू आई इंटू टी। अगर डेट परपेचुअल है तो ये टैक्स सेविंग कब तक मिलेगी? इन्फिनिटी तक। ये तो पर एनम है, ये तो 1 साल का है ना। 1 लाख का डेट है, 10% 12% ब्याज का रेट है, तो 12,000 ब्याज हो गया, 30% टैक्स है, तो हर साल 3,600 रुपए टैक्स सेविंग मिलेगी। आई होप सो यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स सेविंग के ब्याज आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं जिससे आपको टैक्स बच जाता है। सो 1 साल में 3,600 रुपया, और ये कब तक मिलेगा? अगर डेट परपेचुअल है तो ये इनफाइनाइट समय तक मिलेगा। अगर डेट परपेचुअल है तो ये इनफाइनाइट समय तक मिलेगा। तुम बताओ, मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। सो बच्चे, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीए इंटर में सीखा था, परपेचुटी की पीवी कैसे निकालते हैं? सी बाय आर। सी क्या है? डी इंटू आई इंटू टी, 3,600। आर क्या है? ब्याज का रेट। अगर नहीं याद है सी बाय आर, छोड़ दीजिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में खुद पढ़ा दूंगा। डी इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाय आई, सी बाय आर, आर इज इंटरेस्ट रेट। सो आई से आई कैंसल, तो टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट किसके बराबर होगा? डी के बराबर। तो ये अजम्पशन लगी हुई है कि डेट क्या है? परपेचुअल है, पर अभी भी वो फॉर्मूला थोड़ा ना बन गया। सो अब हम क्या करेंगे, नाउ रिप्लेस इन फॉर्मूला ऑफ बीटा ए वीडी विद वीडी माइनस डी टी। वीडी की जगह मैं डी लिख दूं, वीडी इज वैल्यू ऑफ डेट ओनली ना, तो उसको मैं फिलहाल डी लिख देता हूं। डी विद डी माइनस डी टी, डेट आफ्टर टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। अब आपको समझ आ गया ना कि डी टी इज टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, सो डेट इज कंसिडर्ड आफ्टर टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, सो डी माइनस डी टी। सो बताओ, अगर मैं यहां से डी कॉमन ले लूं, सो अंदर क्या बचा हमारे पास? डी इंटू 1 माइनस टी। सो वही हमारा फॉर्मूला बन गया, बीटा ए बीटा ई इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट इंटू 1 माइनस टी। मतलब हमने ये लिख दिया सारे के बाद, यहां मैंने वी एक्स्ट्रा लिखा है बस। सो जब हम वी डी इंटू 1 माइनस टी करते हैं तो टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट ही काउंट होता है, पर एक अजम्पशन के ऊपर कि डेट इज क्या? परपेचुअल। सर मन में सवाल आएगा, सर अगर डेट परपेचुअल नहीं है तो ये फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। एक हामदा इक्वेशन है ये हामदा इक्वेशन के तहत है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये हो गया वो हो गया। अगर डेट परपेचुअल नहीं है तो फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता, ये बात तो पक्की है। ये फॉर्मूला तो डेट परपेचुअल की अजम्पशन के ऊपर ही बनाया गया है। हो सकता है आपको ये सी बाय आर याद ना हो, सीए इंटर में किया हुआ है, काफ़ी समय हो गया। सो अगर नहीं याद है सो ये हम खुद से टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपको खुद ही करा देंगे, ठीक है? लिख लीजिए इसको। लिखिए फास्ट। ओके, समझ आ गई बात? चलिए, सो एक एग्जांपल करते हैं, छोटे छोटे। देखिए हमें वेट्स लगाने आते हैं कि नहीं लगाने आते, बिकॉज क्वेश्चन आपको वेट्स लगाने में बहुत तंग करेगा। ऐसे थोड़ा ना देगा वैल्यू ऑफ डेट 30%, वैल्यू ऑफ इक्विटी 70%, कि आप आंसर निकाल दो। चलो वो दे देगा, वो तो हमें आता ही है, पर वो किस किस तरह से दे सकता है पहले हम उसकी बात करते हैं, ठीक है? आइए जी, लिखिए एग्जाम्पल। कॉन्सेप्ट हो गया सर,
हाँ, बीटा एसेट का तो हो गया। अब एक अनलिस्टेड कंपनी का बीटा कैसे निकालना है उस पर बात करनी है बस। लिखिए जी एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल। बीटा ई 1.2, बीटा डी 0.8, डेट इक्विटी रेशो 1.7, कैलकुलेट बीटा ए। डेट इक्विटी रेशो 1.7, कैलकुलेट बीटा ए। तो सिंपल है, सिर्फ आपको डेट इक्विटी रेशो का मीनिंग समझ में आना चाहिए ना। डेट इक्विटी क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी 1.7 डिवाइड बाय 1, मतलब अगर इक्विटी 1 है तो डेट 1.7 है, तो डेट प्लस इक्विटी कितना हो गया? 2.7। बस इतना सा पता होना चाहिए कि अगर वो डेट इक्विटी रेशो की फॉर्म में हमें वेट्स दे दे तो हमें लगाने आने चाहिए, है ना। सो बीटा ए किसके बराबर होता है? बीटा ई इंटू वैल्यू ऑफ ई डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ ई प्लस वैल्यू ऑफ डी, टैक्स तो है नहीं सवाल में, प्लस बीटा डी इंटू वैल्यू ऑफ डी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ ई प्लस वैल्यू ऑफ डी। क्लियर है? सो बीटा ए इज इक्वल टू बीटा ई 1.20 इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी, सो वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 1 और वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 2.7। बस ये समझना था कि क्या आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी समझ में आता है, ये बात थी बस। बीटा डी कितना दिया हुआ है? 0.8 और वैल्यू ऑफ डेट कितना है? 1.7 डिवाइडेड बाय 2.7। बस निकाल लीजिए। सो वेट्स लगाने आने चाहिए बस 0.444, 0.8 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाय 2.7, 0.504, 0.948। सो ये एग्जाम्पल कराने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको वेट्स समझ में आते हैं या नहीं आते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। लिखो जल्दी, क्योंकि बच्चे वो ना अलग अलग तरह से वेट्स दे देता है, सो हमारा बच्चा इसी को लेके कंफ्यूज रहता है कि ये डेट इक्विटी रेशियो 1.7 का मतलब क्या है। सो इसका मतलब है डेट 1.7 है, इक्विटी 1 है, तो डेट इक्विटी रेशियो इज 2.7। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट एग्जांपल, बीटा डी 0.35, बीटा ई 0.95, डेट इक्विटी रेशियो 2:3, कैलकुलेट बीटा ए। डेट इक्विटी रेशियो 2:3, कैलकुलेट बीटा ए। खुद करो जल्दी, खुद से करिए। ये तो इजी है, साफ पता लग रहा है। डेट 2 है, इक्विटी 3 है और डेट प्लस इक्विटी 5 है। सो ये तो इजी है। 1.7 में हमारे बच्चे को ये नहीं समझ में आता कि डेट 1.7 इक्विटी 1 है। ठीक है ना। चलिए, सो बीटा ए 0.95 इंटू 3/5 प्लस 0.35 इंटू 2/5, 0.95 इंटू 3/5, 0.57, 0.35 इंटू 2/5, 0.14, 0.71, 0.71। लिखिए।
नेक्स्ट एग्जांपल, बीटा ई 1.25, बीटा डी 0.9, डेट रेशियो, इस बार डेट इक्विटी रेशियो नहीं है, डेट रेशियो, इसका दूसरा नाम होता है डेट टू वैल्यू रेशियो, डेट टू वैल्यू रेशियो 20%, डेट टू वैल्यू रेशियो 20%, कैलकुलेट बीटा ए। सो बच्चे आपको डेट रेशियो पता होनी चाहिए, बहुत जगह ये काम आएगी, हालांकि ये सब सीए इंटर में भी होता है। डेट रेशियो होती है डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो होती है डेट अपॉन इक्विटी, डेट रेशियो होती है डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। सो ये 20% है, मतलब ये 0.2 है, तो इक्विटी कितना है 0.8, टोटल 1 है ना, टोटल 1 है, यहां डेट इक्विटी मिला के 1 है। डेट रेशियो होती है डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, मतलब डेट इक्विटी मिला के 1 है, तो इक्विटी इज 0.8। सो इसका तो एसएफएम से को लेना देना नहीं है, ये तो वेट्स हैं, जैसे भी वो दे सकता है। सो 1.25 इंटू 0.8/1 प्लस 0.9 इंटू 0.2/1, वन 1.18 लिखिए जी, 1.18। ओके जी, सो ये 3 ही तरीके हैं, बाकी तो अगला तरीका तो सिंपल है, डेट 20%, इक्विटी 80%, तो वो तो आप कर ही लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए। सो बुक के क्वेश्चंस करने से पहले एक और बात समझनी पड़ेगी कि अनलिस्टेड कंपनीज का बीटा कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने इस पर कोई बात नहीं करी और बुक में सारे क्वेश्चंस इसके हैं, हालांकि वहाँ लिखा नहीं होता पर क्वेश्चन इसी के ही होते हैं सारे। हेडिंग बनाइए, हाउ टू कैलकुलेट बीटा ऑफ अनलिस्टेड फर्म्स। सो मैं फिर से बता दूं कि समस्या क्या है, ये अनलिस्टेड बीच में कहां से आ गया। सो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा आई इज इक्वल, लिखना नहीं है, कॉव आई एम डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर एम। कॉव आई एम कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, जहां वाई क्या होता है मार्केट, तो एक्स माइनस एक्स बार तो एच के बेस पे होता है। तो बच्चे अनलिस्टेड कंपनी का एच निकल ही नहीं सकता, कारण उसके प्राइसेस ही नहीं है। एच का फॉर्मूला पहला दिन P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0, तो उसके प्राइसेस ही नहीं है, तो आप अनलिस्टेड कंपनी का एच निकाल ही नहीं सकते। तो जब एच नहीं निकल सकता तो मीन रिटर्न नहीं निकल सकता, मीन रिटर्न नहीं निकल सकता तो उसका डिविएशन नहीं निकल सकता, तो उसका कोवेरियंस नहीं निकल सकता, उसका बीटा भी नहीं निकल सकता। सो फिर अनलिस्टेड कंपनी का बीटा कैसे निकालते हैं, सुनिए ध्यान से, एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। नोट करने की इतनी जरूरत नहीं है, करना होगा बाद में कर लेंगे। सुनिए जी, मान लो एक अनलिस्टेड कंपनी है, XYZ मोटर्स लिमिटेड। XYZ मोटर्स लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है। वो अनलिस्टेड कंपनी अपना बीटा एसेट निकालना चाहती है। क्या करना है, पता ही आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन करना है। सो अनलिस्टेड कंपनी अपना बीटा एसेट निकालना चाहती है, या वो अपना बीटा ई निकालना चाहती है, उसको इक्विटी का रिस्क पता करना है। चलो बीटा एसेट भी छोड़ो, अनलिस्टेड कंपनी अपना बीटा ई निकालना चाहती है, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी तो बीटा ई भी नहीं निकाल सकती ना,
क्योंकि अगर ए निकालना है तो उसका हल हमें पता है, बीटा ई निकाल लो, बीटा ई और बीटा ए सेम होते हैं क्योंकि ये अनलेवर्ड फॉर्म है। सो अनलिस्टेड कंपनी तो बीटा ई भी नहीं निकाल सकती क्योंकि इसका प्राइजेज ही अवेलेबल नहीं है, एचपीआर ही नहीं है, तो ये बीटा ई भी नहीं निकाल सकते। अब क्या करें? सो प्रैक्टिकली क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, हम कंपैरेबल कंपनी ढूंढते हैं। मतलब कोई ऐसी कंपनी जो बिल्कुल XYZ मोटर्स लिमिटेड के जैसी है और वो लिस्टेड होनी चाहिए। ये प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है। कोई ऐसी कंपनी जो XYZ मोटर्स लिमिटेड के जैसी है पर वो लिस्टेड होनी चाहिए। हम कोई कंपैरेबल कंपनी ढूंढते हैं। अगर कोई एक कंपनी नहीं मिलती तो हम पूरे पूरे सेक्टर का ही डाटा ले लेते हैं। जैसे ये मोटर्स की कंपनी है तो आप ऑटो सेक्टर का डाटा ले सकते हैं, बिकॉज सेक्टर तो लिस्टेड मिल जाते हैं। बस ये लिस्टेड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। कई बार हम 2-3 कंपनियों का डाटा लेते हैं फिर उसकी एवरेज करते हैं। कई बार हम पूरे सेक्टर का डाटा ले लेते हैं। कई बार हम एक ही कंपैरेबल कंपनी ढूंढ लेते हैं। सो ये तो बच्चे एनालिस्ट के दिमाग के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या करना चाहता है। सो पहला काम होता है कंपैरेबल कंपनी ढूंढिए या कंपनीज ढूंढिए या सेक्टर का डाटा ले आइए। अब क्योंकि ये सेक्टर लिस्टेड है तो इसका बीटा ई आराम से मिल जाएगा। मान लो इसका बीटा ई है 1.5, बीटा डी इसका 0 है, इसने डेट लगा रखा है, इसकी डेट इक्विटी रेशो है 0.75। लिस्टेड है तो उसका डाटा तो आराम से मिल जाएगा। सो बीटा ई 1.5 ढूंढ लिया, बीटा डी 0 है, डेट इक्विटी रेशो 0.75 है। क्या हम इसका बीटा ए ढूंढ सकते हैं? यस, ये तो फॉर्मूला में आता है। बीटा ए इज इक्वल टू बीटा ई इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। सो बीटा ई कितना है? 1.5 इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना? डेट इक्विटी रेशियो 0.75, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी 1 डिवाइडेड बाय 1.75। सो 1.5 डिवाइडेड बाय 1.75 0.857। सो ये हमने इसका बीटा एसेट ढूंढ लिया, तो इसका बीटा एसेट आ गया 0.857। क्लियर है सब? ये दोनों की दोनों कंपनियां सेम हैं। अगर ये सेम है तो इनका ऑपरेटिंग रिस्क सेम होना चाहिए, और अगर इनका ऑपरेटिंग रिस्क सेम है तो इसका बीटा ए और इसका बीटा ए क्या होगा? सेम होगा। बिल्कुल कंपैरेबल कंपनियां हैं, सेम बिजनेस की कंपनियां हैं, तो दोनों का ऑपरेटिंग रिस्क अलग कैसे हो सकता है? मान लो मैं एसएफएम पढ़ा रहा हूं, कोई दूसरा टीचर एसएफएम पढ़ा रहा है, तो ऑपरेटिंग रिस्क तो सेम ही है। कि अगर मार्केट में स्टूडेंट ही कम हो गए तो उसको भी उतना रिस्क है, मुझे भी उतना रिस्क है। दिस इज ऑपरेटिंग रिस्क ओनली, कि डिमांड कम हो गई। सो बीटा ए मिल गया हमें। अब मैंने पूछा भाई तेरी डेट इक्विटी रेशियो कितनी है? वो कह रहा है 1.25। मैंने कहा अब कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बीटा ए मिल गया है, अब मैं तेरा बीटा ई आराम से ढूंढ सकता हूं। ई डिवाइडेड बाय ई प्लस डी, तो बताओ बीटा ए कितना है? 0.857 इज इक्वल टू बीटा ई इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2.25। इक्विटी 1 है, डेट 1.25 है, सो टोटल 2.25। तो बीटा ई किसके बराबर हुआ? 0.857 इंटू 2.25 डिवाइड बाय 1। सो बीटा ई इज 1.922। 1.922 0.857 इंटू 2.25 1.928। लो जी, तो इस तरीके से आप अनलिस्टेड कंपनी का बीटा इक्विटी ढूंढ सकते हैं। ये करना है, सारे ही सवाल ऐसे हैं, सारे ही क्वेश्चंस ऐसे हैं। तो बीटा ए बीटा ई का कॉन्सेप्ट भी लग गया, और अनलिस्ट वो कंपैरेबल कंपनियों का डाटा आपको दे देगा और आपकी कंपनी का आंसर आपसे पूछेगा। बच्चे डेट इक्विटी रेशियो क्योंकि अलग होती है तो बीटा ई इसका बीटा ई कभी नहीं हो सकता, पर बीटा ए दोनों का सेम हो सकता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर हमें लगता है कि ऑपरेटिंग रिस्क में भी अंतर है, क्योंकि साइज ऑफ बिजनेस के कारण ऑपरेटिंग रिस्क में अंतर हो सकता है, सो फिर हम 0.857 को एज इट इज यहां नहीं लेते, हम इसमें थोड़े से एडजस्टमेंट्स करके ले लेते हैं। पर पेपर में ये कुछ नहीं करना, कंपैरेबल कंपनी का बीटा ए निकाल लो,
अपनी कंपनी का बीटा ए मान लो, अपनी कंपनी की डेट इक्विटी रेशो लगा के अपनी कंपनी का बीटा ई निकाल लो, और बीटा ई निकाल के आप इक्विटी का रिक्वायर्ड रिटर्न आराम से निकाल सकते हैं, और ए से आप एसेट का रिक्वायर्ड रिटर्न आराम से निकाल सकते हैं। बेटर है ये बना ही लो। मैं नीचे स्टेप्स भी लिखवा देता हूं, पर आप ये भी बना लो। सारे के सारे क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस। बहुत क्वेश्चंस दिए हैं मैंने इस टॉपिक पे। मुझे एक टॉपिक बड़ा अच्छा लगता है, सर पेपर में आता है वो छोड़ो, अभी रिसेंटली आया है ओल्ड कोर्स के पेपर में। ये पेपर में तो बच्चा इतने टॉपिक हैं, पेपर में तो कोई 8-10 आने होते हैं, तो सोचो एक टॉपिक की बारी 10 साल बाद आती है। अब कुछ इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो हर बार आने होते हैं, तो फिर इन जैसों की बारी तो बड़ी लेट आती है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इंस्टीट्यूट कम पूछता है। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसके स्टेप्स लिखवा देता हूं कि अनलिस्टेड कंपनी का बीटा कैसे निकालना है। चलिए तो इसको पॉज करके लिखिएगा। फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड for calculation of beta of unlisted company. Following steps are applied for calculation of beta of unlisted company. Step 1. Select comparable company oblique companies. ये सवाल देगा डाटा, एक कंपनी है मोर देन वन, पर ये लिस्टेड होनी चाहिए, और सबसे पहले उनका बीटा ई कैलकुलेट करो। सवाल दे देगा, इस बीटा ई से उनकी डेट इक्विटी रेशो लगा के बीटा ए कैलकुलेट करो। कैलकुलेट बीटा ई एंड बीटा ए of comparable company. Calculate beta E and beta A of comparable company. Step 2. Beta A of comparable company will be taken as same as that of beta A of unlisted company. Will be taken as same as that of beta A of unlisted company. Step 3. Now calculate beta E of unlisted company by applying debt equity ratio of unlisted company. By applying debt equity ratio of unlisted company. क्लियर है? अब एक छोटी सी बात और ध्यान से समझिए। मान लो सन फार्मा, बड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। क्या बनाती है? फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ। सन फार्मा कहते जी मैं तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाना शुरू कर दूंगी। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फैन, पंखे, ट्यूब, ये सब बनाना शुरू कर रही हूँ। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। एक होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होता है अपनी ही फील्ड में काम को बढ़ा लेना, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। कि अपनी ही फील्ड है, उसमें हमने काम को एक्सपैंड कर लिया, है ना।
दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। मेरा एक सेंटर है, मैंने 3 सेंटर खोल लिए, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। मेरा सेंटर है, साथ में मैंने बिजली रिपेयर की दुकान खोल ली, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। सो सन फार्मा अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। मेरा सवाल है कि बीटा एसेट सेम रहेगा कि चेंज होगा? अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है तो बीटा एसेट सेम रहेगा कि चेंज होगा? द आंसर इज चेंज होगा, बिकॉज फार्मास्यूटिकल कंपनी का ऑपरेटिंग रिस्क अलग है। बीटा एसेट क्या मेजर कर रहा है? ऑपरेटिंग रिस्क। सो फार्मास्यूटिकल कंपनी का ऑपरेटिंग रिस्क अलग है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की कंपनी का ऑपरेटिंग रिस्क अलग है। सो अगर कोई कंपनी डाइवर्सिफाई करती है तो उसका बीटा एसेट चेंज होता है। क्या इसका बीटा इक्विटी पे इंपैक्ट है? बिल्कुल। अगर बीटा ए चेंज हो रहा है तो ई ने तो चेंज होना ही है, बिकॉज बीटा इक्विटी में तो दोनों रिस्क हैं, ऑपरेटिंग रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी। सो डाइवर्सिफाई करने से बीटा एसेट भी चेंज होगा और बीटा इक्विटी भी चेंज होगा। डाइवर्सिफाई करने से बीटा एसेट भी चेंज होगा और बीटा इक्विटी भी चेंज होगा डाइवर्सिफाई करने से। अगर कोई कंपनी की डेट इक्विटी रेशो चेंज होती है, अगर किसी कंपनी की डेट इक्विटी रेशो चेंज होती है, मतलब वो डेट बढ़ा लेता है या डेट कम कर लेता है या इक्विटी बढ़ा लेता है, क्या बीटा एसेट पे कोई इंपैक्ट होगा? नो, बिकॉज डेट इक्विटी चेंज होने से फाइनेंशियल रिस्क चेंज होता है, एसेट के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। बीटा ई चेंज होगा? यस, बिकॉज बीटा ई पे फाइनेंशियल रिस्क का इंपैक्ट होता है। सो ये ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं ये सवालों में काम आ जाएगा। सो मैं बता देता हूं हमेशा, जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस में काम आ जाएगा कि कब सेम बीटा लेना है, कब डिफरेंट बीटा लेना है, वहां डिफरेंस आ जाएगा। सो अगर आप बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं तो बीटा एसेट में कोई फर्क नहीं होगा। एक्सपेंशन तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, ऑपरेटिंग रिस्क रिमेन द सेम। अगर आप बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो बीटा एसेट चेंज होता है, और अगर एसेट चेंज होना है तो इक्विटी ने चेंज होना ही होना है। पर अगर आप डेट इक्विटी रेशियो चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ बीटा ई पे इंपैक्ट होता है, बीटा ए पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। सो ये 2 छोटे छोटे नोट्स लिखने हैं बस। सो ये बहुत बड़ा टॉपिक है समझाने में, इसको समझाने में ही 2 घंटे लग जाते हैं। अब क्वेश्चंस कराएंगे पूरी एक क्लास में। लिखिए, बीटा ए चेंजेस in case of diversification of business, whereas in case of expansion of business, beta A will remain same. बीटा लॉजिकल है, रटने की जरूरत नहीं है। बीटा ए विल चेंज in the following 2 circumstances. Sub point A, when there is चेंज इन बीटा ए, बीटा ए चेंज हो गया तो बीटा ई ने चेंज होना ही होना है। व्हेन देयर इज चेंज इन डेट इक्विटी रेशियो, व्हेन देयर इज चेंज इन डेट इक्विटी रेशियो। चलिए जी, सो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हमने करने हैं क्वेश्चंस और वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ के आइएगा। वेरी वेरी टिपिकल लॉजिकल कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा लॉजिक्स थे आज। सो ध्यान से इसको समझ लीजिए। अब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आपको सवालों में दिख जाएगी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।